वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। बहुत सा दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि आप केवल जीके जीएस का क्वेश्चन कराते हैं, करंट अफेयर्स नहीं डालते हैं। तो इस वीडियो से आपको 50 जीके जीएस और प्लस 20 जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला जाएगा। जो पहले 50 जीके जीएस होंगे और अगला 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। 70 क्वेश्चन का आप लोग कम से कम टेस्ट दें, 70 क्वेश्चन देखें और अपने आप को आंकें कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। 70 में से भी जो भी बच्चा 55 से 60 क्वेश्चन बना दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका जीके जीएस बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं अब क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन पहला दिया हुआ कि आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। कौन सा उपाधि का बात कर रहा है? तो आदि वराह का उपाधि। याद रखिएगा, आदि वराह का उपाधि राजा भोज ने। कौन? राजा भोज जो थे ये परमार वंश के 9वें शासक थे। कौन? परमार वंश के 9वें शासक थे राजा भोज, जो आदि वराह की उपाधि धारण किए थे। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहता था। याद रखिएगा, मेडिवल इतिहास में सर्वाधिक गुलाम जो था वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। किसके? FST इसको बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000, कितना? 1,80,000 इसने दास रखा था। और याद रखिएगा, दासों को देखभाल करने के लिए इसने बाबू एक विभाग बनाया था, उसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। तो दीवाने बंदगान जो है वो दासों की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अकबर बाबू फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम देखने के लिए ऑप्शन सब देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम दिया है, फिर जहांदार शाह दिया है, मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियर गलत है। जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय ये भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह ये भी गलत हो जाएगा। तो जहांदार शाह जो 1712 से 13 तक था, फारूक सियर 1713 से 19 तक था, मोहम्मद शाह रंगीला जो था 1719 से लेकर 1740 तक था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। कौन सा उत्तर वैदिक काल का बात कर रहा है? को उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कौन से धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था? तो लोहा को कहा जाता था। किसको? लोहा को। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। तो गिरनार क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा शासक था बाबू? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाए थे, जो सबसे पहले कराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन 1 कथन 2 को देखना है, सही कौन सा है। चित्र दिया हुआ कि चीनी लेखक भारत का येन तू नाम से उल्लेखित करते हैं। फिर दिया कि हैन सोंग तेसांग की यात्रा विवरण CU की में है। अब हमको देखना है कि कौन सा कथन सही है, दोनों है या नहीं। फिर दिया हुआ क्या, यहाँ चीनी लेखक जो है भारत का येन तू नाम से उल्लेखित करते हैं, ये बात तो सही है। और हैन सोंग जो था उसका यात्रा विवरण जो किताब था CU की, ये भी बात सही है। तो इस तरह 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्र में को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा था। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा था? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में था, इसी में कहा गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। इसके बारे में बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, संसद के अधिनियमों के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। किसके बारे में है? अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं उनके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है बाबू? ये भी संसद करते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पत्ती को किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है बाबू? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन पत्ती जो है हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ATP का शुद्ध लाभ क्या है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में जो ATP का शुद्ध लाभ है बाबू वो क्या है? तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ATP छोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है,
का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त स्कंदन यानी रक्त को जमाने में प्रक्रिया में एक आवश्यक घटक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ? यकृत में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिन किसके माध्यम से कार्य कर सकता है। याद रखिएगा पेप्सिन किस माध्यम से कार्य कर सकता है? तो पेप्सिन जो है वो अम्लीय होता है। क्या होता है बाबू? वो अम्लीय होता है। राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आनुवंशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है उसको क्या कहते हैं? अगर रक्त का जमने में दिक्कत हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। किसको कहता है? हीमोफीलिया जो है ये रक्त नहीं जमता है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। और इसको राजघराने की बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि राजा रानी एलिजाबेथ जो थी उसको हीमोफीलिया का बीमारी था, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है इसके बारे में है। तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम दिया हुआ है, यही एक जो है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। और जितना भी दिया हुआ है अमोनिया सल्फेट, यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, ये सब जो है नाइट्रोजन उर्वरक हैं। लेकिन सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो दिया हुआ है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है बाबू, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है किसके कारण होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी। कौन? रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन में किसके बारे में बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं किस में होते हैं बाबू? किस पर होते हैं? तो याद रखिएगा वो एनोड पर होते हैं। किस पे? एनोड पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या करें कि अगर नमक में बर्फ मिलाते हैं तो क्या होगा? हिमांक उसका क्या होगा इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा घटता है। क्या होता है? हिमांक घट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। इसमें से जो पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक है तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एल्युमिनियम जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, तो पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? पोलराइकॉन कौन है जिस पर क्या होता है? तो याद रखिएगा इकाई धन आवेश रहता है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक जो रबर है वो बाबू आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी पृथ्वी का पलायन वेग यानी कोई भी वस्तु पृथ्वी से इतना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देते हैं तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर उससे कम स्पीड से फेंकेंगे ऊपर तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है। सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पारद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारद। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। क्या बात कर रहा है? लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसमें जो होता है इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। उदारवादी नेता नहीं थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से उदारवादी नेता जो थे वो अरविंद घोष नहीं थे। उदारवादी जो नरम दल गरम दल बढ़ गया था कांग्रेस, उसमें से अरविंदो घोष जो थे वो गरम दल से थे। जो नरम दल वाले जो थे उन्हें उदारवादी कहा जाता था, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल्यधार था। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल्यधार जो था वो भारतीय जनमत के जागृत करना था, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चला था उसके अंतर्गत पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो दूसरे सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बोलेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चला था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता कहा था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपने जाति का पिता किनको कहा था बाबू? तो कोई और नहीं, हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा था। किनको? हेनरी विवियन डेरोजियो। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, सम्मति आयु अधिनियम 1891 किनके प्रयत्नों के स्वरूप? तो बहराम जी मालाबारी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित किया गया था। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत से पृथक कब किया गया था? जो आसान क्वेश्चन है, तो कब किया गया था बाबू? 1937 में किया गया था। 1935 का जो अधिनियम आया था उसी में ये बोला गया था कि बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा और इसको अलग किया गया था 1937 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में। कब? 1915 में किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके जो कर्मचारी थे वो पहले निजी भी व्यापार करते थे, लेकिन उनका रोक जो एक वायसराय था जो लगा दिया था रोक, तो वो वायसराय कोई और नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? यानी कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, वो किए थे मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? बहुत टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1912 में बांकीपुर, ये पटना में है, कांग्रेस का अधिवेशन यहीं पे हुआ था। अब बोल रहा है कि इसी सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। पहले 5 था, उसको 1 रुपया कर दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो किनके साथ? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कहाँ पे? कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया था इनके साथ मिलकर? तो कोई और नहीं, राजा राम मोहन राय ने। कौन? राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? कहाँ पे? दिल्ली में। यानी स्वदेशी आंदोलन लगभग सब देश में, पूरे देश में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक जगह दिया है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को सबसे लोकप्रिय किसने बनाया था? तो कोई और नहीं, वो सैयद हैदर रजा बनाए थे। कौन? सैयद हैदर रजा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो याद रखिएगा, कौन किया था बाबू, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्वराज का लक्ष्य अपना घोषित किया था दादा भाई नौरोजी। 1906 में कोलकाता जो अधिवेशन होता वहीं पे स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है? इसलिए नदी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यानी बोल रहा है कि जो हमारा ये देश है, मान लेते हैं, बोल रहा है कि जो नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है, और यहाँ पे नदी दिया हुआ है, उन्हीं के बारे में पूछा है कौन कौन सी नदी जो है वो पश्चिम सागर में गिरती है। तो याद रखिए, एक नर्मदा तो गिरती है, पेरियार तो नहीं गिरती है, ये तो कन्फर्म है। अब हम लोग मिलाते हैं कौन कौन सी नदी गिरती है बाबू। यहाँ कूट भाषा में दिया हुआ है, इस तरह हम चुन सकते हैं कि कौन कौन सी नदी जो है, क्या कह रहा है कि खम्मात की पेरियार भी गिरती है। ठीक है, और नर्मदा भी गिरती है, और साबरमती भी गिरती है। ठीक है, राप्ती नहीं गिरती है।
तो इस तरह मिलाएंगे 1 2 3 यानी 38 का कौन सा हो जाएगा बी, केवल 1 2 3 राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी जलवामुखी नहीं पाए जाते हैं। क्या बात कर रहा है कि कौन सा पर्वत है जिसमें बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। बहिर्वेधी ज्वालामुखी कौन सा पर्वत में नहीं पाया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय। कौन सा, हिमालय, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो चैलेंजर गर्त जो है सबसे ज़्यादा जो गहरा स्थान है, पूछ रहा है कौन सा महासागर का है। तो बाबू ये प्रशांत महासागर का है। किसका है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था। तो लोनार झील जो है इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो बाबू उल्का पिंड के गिरने से। किसका, उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, लोनार झील किस राज्य में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल कौन सा नहीं है उसी के बारे में पूछ रहा है। रबर तो है, ये है, जूट भी है, तंबाकू भी है, गेहूं जो है एक नकदी फसल नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित झीलों का सही अवरोही क्रम बताएं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, इस तरह सजाना है। अब बोल रहा है अवरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ा जिला बिहार का जो है वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद तो गया हो जाएगा, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। तो कौन सा 2 1 3 4, कहीं देखिए तो 2 1 3 4 यानी राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इधर खनिज सूचीवन में खनिज दिए हुए, प्राप्ति स्थान का सही उत्तर को चयन करना है हम लोग को। करते हैं अब हम लोग चयन। दिया हुआ है अभ्रक। अब अभ्रक बिहार में कहाँ मिलता है बाबू, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभ्रक हम लोग को गया में मिलता है। कहाँ पे, अभ्रक गया में मिलेगा। अगर स्वर्ण भंडार के बारे में बात कर रहा है तो स्वर्ण भंडार जो है वो जमुई में, कहाँ पे, जमुई में डोलोमाइट दिया है और सीसा दिया हुआ है। तो डोलोमाइट कहाँ मिलेगा आपको, डोलोमाइट आपको बाबू मिल जाएगा रोहतास में मिलेगा। कहाँ पे, डोलोमाइट रोहतास में, और सीसा भागलपुर में। इस तरह मिलाएंगे, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है। किसके बारे में बात कर रहा है, ब्लू फ्लैग का प्रमाणीकरण। तो ब्लू फ्लैग जो प्रमाणीकरण है ये समुद्री तट है। क्या, समुद्री तट से, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। तो राजकोषीय घाटा का नई परिभाषा का सुझाव जो है वो कौन सा समिति के द्वारा दिया गया था, तो चलैया समिति के द्वारा। क्यों, चलैया समिति, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो उस समय जब दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति का आय वो सालाना निकाले थे, तो बोला कितना किए थे, तो याद रखिएगा कितना किए थे बाबू, वो 20 रुपया किए थे। कितना, राइट आंसर ऑप्शन ए 20 रुपया 1867-68 में प्रति व्यक्ति आया था भारत का। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इसी के बारे में क्वेश्चन है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं पूरा। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ये तो है। आर्थिक विषमताओं की कमी, ये भी है। केंद्रीकृत नियोजन, ये भी है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि का अनिवार्य शर्त है। क्या दिया हुआ है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि का अनिवार्य शर्त है। तो याद रखिएगा वो पूंजी निर्माण हो जाएगा। कौन सा, पूंजी निर्माण हो जाएगा, यानी राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति में, अब हमको पढ़ना पड़ेगा, कथन की दे दिया है कीमतों को समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है। तो ये तो बात सही है। फिर दिया कि मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, ये भी बात सही है। फिर बोला कि विनिमय दर में सुधार होता है,
ये बात गलत है और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो कौन बना है बाबू, युवराज सिंह बने हैं। कौन बने हैं, युवराज सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो बने हैं ऋषि सुनक। कौन बने हैं, ऋषि सुनक बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस देश के बने हैं बाबू, तो ये स्वीडन के। कहाँ के, स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बना है, उल्फ क्रिस्टन्स बना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया के वर्ष 2022 में दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है, तो कौन है बाबू, शिव नादर है। कौन है, शिव नादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में FAT द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है, तो किसको जोड़ा गया है बाबू, म्यांमार को जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं, तो कौन बना है बाबू, कोई और नहीं, अमन सेहरावत बना है। कौन, अमन सेहरावत। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश में किस देश में शामिल किया गया है। क्या बात कर रहा है कि पुरुषों की 2022 के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो किसको, भारत को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या दिया हुआ है, LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कितने बाबू, 36 को। कितने, 36 ऑर्बिट को किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर देखिए हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। पहले हमारे राजस्व सचिव तरुण बजाज थे, अब बोल रहा है कि कौन बने हैं, तो कौन बने हैं बाबू, वो संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन, संजय मल्होत्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो BCCI का नया अध्यक्ष जो है वो रोजर बिन्नी बने हैं। कौन, रोजर बिन्नी बने हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एलिजाबेथ जोन्स को। किनको, एलिजाबेथ जोन्स को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया है, उत्तर प्रदेश किया है। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में किसे पुरुष फुटबॉल को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा पुरुष फुटबॉल में 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया बाबू, तो करीम बेंजेमा को दिया गया। किन, करीम बेंजेमा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देख इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो बाबू ये 2023 में। कब, 2023। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मेजबानी किस राज्य में किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम पांचवा। चौथा बोलेगा तो वो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा, पांचवा मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में, यानी 2020 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है, और ये निकाला कौन है, तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भारत में है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा किया है, तो कौन सा किया है बाबू, न्यूयॉर्क। कौन, न्यूयॉर्क। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए, तो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गंगुली को बनाया गया। किनको, सौरभ गंगुली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो वो 16 अक्टूबर को। कब, 16 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दिया कि अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा ये इराक के बने हैं। कहाँ के, इराक के जो हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद जो हैं ये इराक के राष्ट्रपति नए बने हैं। आज के लिए इतना ही। हम करंट अफेयर्स का
करंट अफेयर्स इसमें हम जोड़ दिए हैं। अब आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।